क्वेश्चन नंबर 9 कॉर्पोरेट फाइनेंस जो रोज का एडिशन 9 है मेरे पास, तो यही अवेलेबल था, तो इसमें हम देख लेते हैं जी। अगेन होम मेड लिवरेज के बारे में है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की हम पहले रीडिंग कर लेते हैं ताकि फिर हम इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को देखें। एबीसी कंपनी एंड एक्सवाईजी कंपनी, दो डिफरेंट कंपनीज हैं, आर आइडेंटिकल फर्म्स इन ऑल रेस्पेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी इनका सिर्फ क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। ABC is all equity financed with 800,000 in stock। यानी ABC कंपनी जो है वो क्या है, 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है, यानी उसमें कोई डेट नहीं है। जबकि XYZ uses both stock and debt, और जो डेट है हमने एज्यूम किया हुआ था ऑलरेडी पहले भी कि वो क्या है, परपेचुअल डेट होगा, और डेट यानी इक्विटी दोनों शामिल है XYZ कंपनी में। इट्स स्टॉक इज वर्थ 400,000, यानी इस डेट इक्विटी की जो कॉम्बिनेशन है, प्रोपोर्शन है XYZ कंपनी में, तो स्टॉक उसमें कितना है, 400,000, यानी 4 लाख का स्टॉक है। तो आप समझ जाए कि उसमें क्या है, 4 लाख का क्या होगा, फर्दर डेट होगा। एंड क्योंकि टोटल जो इक्विटी है या टोटल वर्थ है, ये अगेन मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए ये ABC कंपनी है, इसमें क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, ये ABC जो कंपनी है इसमें 8 लाख सारी की सारी क्या है, इक्विटी है। तो हमारी अजम्पशंस क्या होती हैं कि टोटल सेम रहता है लेकिन कॉम्बिनेशन सिर्फ डिफरेंट हो जाता है। तो XYZ में क्या है, 4 लाख डेट है। अगर 4 लाख इक्विटी है और उन्होंने जैसा बताया, तो फिर क्या होगा, 4 लाख उसमें डेट होगा, ताकि ये टोटल क्या हो जाए, 8 लाख हो जाए। ये देखो वही एजम्पशंस हैं जो मैं आपको अगेन रिकॉल करवा रहा हूँ। ABC 100% इक्विटी फर्म है, और जो XYZ है उसमें उन्होंने स्टॉक का बता दिया है 400,000 है। तो इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली जो दूसरा इसका एलिमेंट है डेट का, वो 400,000 ही होगा, क्योंकि हमें एजम्पशंस का पता है कि टोटल चेंज नहीं होता, जस्ट मिक्स चेंज हो जाता है। एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स डेट इज 10%, और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने, 10% है। बोथ फर्म्स एक्सपेक्ट EBIT टू बी 95,000। तो ये भी हमने assumptions में देखा था कि जो EBIT है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर की पोजीशन कोई भी हो। रिक्वायर्ड, रिचर्ड एक इन्वेस्टर है, रिचर्ड ओन्स 30,000 वर्थ ऑफ XYZ स्टॉक, यानी XYZ कंपनी के अंदर रिचर्ड जो है 30,000 का ओनर है, उसकी ओनरशिप स्टॉक की यही है। व्हाट रेट ऑफ रिटर्न इज ही एक्सपेक्टिंग, तो वो जो है XYZ कंपनी से अपना रिटर्न ऑन इक्विटी जो है या रिटर्न जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सिर्फ अब हमने देखो क्या सोचना है, XYZ के बारे में डाटा अपने सामने रखना है, ना कि किसी दूसरी फर्म में। अब देखें रिक्वायरमेंट 1 की तरफ हम आते हैं। तो अब देखें यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये मैं हेडिंग में डाल दूंगा XYZ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, 95,000, तो ये हो गया जी 95,000। अब लेस इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि XYZ कंपनी जो है इसके अंदर इक्विटी भी है और डेट भी है। तो डेट कितना है हमारे पास, 4 लाख है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 10%। तो इसका मतलब है 10% यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट, दैट इज 40,000। ये हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगी 55,000। ठीक है, और टैक्सेस की जहाँ तक हमने बात की थी कि टैक्सेस यहाँ पे एज्यूम क्या है, 0 है। इसका मतलब है जो नेट इनकम है वो कितना है, 55,000। ठीक है, तो ये नेट इनकम है। अब अगर हम ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करना चाहें, रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज नेट इनकम और जो वर्थ ऑफ इक्विटी है, ये टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी। अब देखें नेट इनकम इज 55,000 और वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो 400,000 है।
क्योंकि डेट हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी, इक्विटी 4 लाख है और 4 लाख डेट है, ये हमने फाइंड खुद से किया था, लेकिन ये इक्विटी की जो बात है वो 4 लाख दे दी गई थी। जब आप ये डिवाइड करते हैं तो आप आंसर परसेंटेज में कर लें, तो ये आपके पास आ जाता है 13.75%। ये आपकी रिक्वायरमेंट 1 है। तो यहाँ पे जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है वो इन्वेस्टर, वो कितना है 13.75%। क्लियर है जी? यहाँ तक इसमें कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं फर्दर। क्लियर है? चले। यस सर क्लियर है। ओके, फिर हम आते हैं रिक्वायरमेंट 2 की तरफ। अब देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, शो हाउ रिचर्ड could generate exactly the same cash flow and rate of return by investing in ABC and using homemade leverage। अब यहाँ पे आप देखें, ये XYZ का इन्वेस्टर है, तो XYZ कौन सी कंपनी है? अब हमारे पास ये लिवर्ड फर्म है, यानी ये हमारे पास क्या है, लिवर्ड फर्म है जिसके अंदर डेट का इस्तेमाल था। अब अगर वो ABC कंपनी की तरफ जाना चाहता है, देखिए कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टिंग इन ABC की तरफ जाना चाहे तो ABC क्या है, वो ऑल इक्विटी फर्म है। तो फिर वो किस तरीके से होममेड लिवरेज को यूज करते हुए सेम रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करता है, सेम कैश फ्लोस, ठीक है, एंड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट 2, बाय इन्वेस्टमेंट इन ABC कंपनी, ठीक है, और साथ हेडिंग दे दें होममेड लिवरेज। जी, इसको हम फर्दर जो है स्टेप्स में सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये आसानी के साथ क्लिक कर जाए। अब देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इंडिविजुअल लेवल पे, तो सबसे पहले आप देखें कि इन्वेस्टर यहाँ पे कौन है, ही इज मिस्टर रिचर्ड, राइट। अब आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। इन्वेस्टर, ये स्टेप 1 में लिख लेता हूँ, इन्वेस्टर्स करंट पोजीशन इन XYZ, यानी ये लिवर्ड फर्म है, यहाँ पे मैं LEV, ये सिंपल मैं अगर L भी लिख दूँ तो उसका मतलब क्या होगा, लिवर्ड फर्म, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ XYZ और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में L, लिवर्ड फर्म ये शो करता है, ठीक है। अनलिवर्ड होगा तो मैं UL लिख दूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं जी उसकी करंट पोजीशन क्या है हमारे पास, डिविडेंड इनकम, उसके कैश फ्लोस यानी करंट क्या है, डिविडेंड इनकम उसे कितना मिल रही होगी नंबर 1 पे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 30,000, ठीक है, ये अब हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट 1 में 30,000 इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमने अभी फाइंड किया है 13.75%। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो देखें ये क्या हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4125, ठीक है। XYZ में जो उसे इनकम हो रही है वो 4125 हो रही है, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पे लिखता भी जाऊँ, इन्वेस्टमेंट जो है, इसकी इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो कितना है, ताकि आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान में रहे, इस $30,000, ये हमने स्टेप 1 में ये काम किया। अब स्टेप 2 में आते हैं, sold all his investment of in लिख लें all his investment in
XYZ में उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 30,000 है, ठीक है। एंड क्रिएट ए पर्सनल लिवरेज बारो। अब यहाँ पे देखो बारो कर रहे हैं, जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें लैंडिंग की थी बाय बारोइंग $30,000, ठीक है। तो अब इसमें क्या उसके पास ओवरऑल बैलेंस होगा या अमाउंट होगी, इसके फीचर्स क्या होंगे। नंबर 1, मैं यहाँ पे चलो इस एरो लगा लेता हूँ। एक तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर्सनल लोन पे, जो उसने पर्सनल लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, दैट इज 30,000 उसने लोन लिया है, उसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उसे लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक तो ये हमारे पास पोजीशन हो गई 3,000। दूसरा, उसके पास जो टोटल कैश हो जाएगा वो कितना होगा 30,000। उसके पास जो XYZ के शेयर्स उसने बेचे वो है, प्लस 30,000 उसने क्या किया है, जो खुद से डेट लिया है या लोन लिया है। तो टोटल उसके पास कितना कैश अवेलेबल है 60,000। यहाँ तक क्लियर है जी बात, या कोई इसमें कोई क्वेश्चन है, बात समझ ना आ रही? क्लियर है जी सबको? जी सर। ओके, अच्छा जी। अब उसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 में, मेक इन्वेस्टमेंट इन ABC, जो कि अब हमारे पास एक अनलीवर्ड फॉर्म है, वहां पर ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम इन्वेस्टमेंट करेगा वहां पर भी, जैसे यहाँ पर जैसे उसने XYZ में उसकी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, तो वैसे ही यहाँ पे वो करेगा इन्वेस्टमेंट। अब ये हमने 60,000 देखो क्यों ये इकट्ठा किया, तो उसकी रीजन बता रहा हूँ। देखो वहां पर जो टोटल इक्विटी है XYZ के अंदर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट लिख रहा हूँ, XYZ के अंदर क्या था, इक्विटी थी 4 लाख और डेट भी कितना था 4 लाख। अब जरा ये गौर से मेरी बात को समझिएगा। अच्छा जी, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस इक्विटी के अंदर जो रिचर्ड है उसकी इन्वेस्टमेंट तो हमने देख ली थी कि 30,000 है, लेकिन वो कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट थी, देखिए 30,000 इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ इक्विटी जो है 400,000, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 30,000 के उसने शेयर लिए हुए थे इनटू 100, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो ऑलरेडी वो XYZ में हेल्ड करता था। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है 7.5%, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को देखो जरा सेपरेट कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी कि हमारी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कितना थी। अगेन मैं इधर लिख भी देता हूँ, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हमने ये फाइंड किया। अब हम ये देखना चाहते हैं जो ऑल इक्विटी फर्म है ABC, तो उसमें टोटल इक्विटी कितना है 800,000। तो हम सेम अपनी इन्वेस्टमेंट की रेशियो अगर चाहते हैं कि यहाँ पर भी रहे, तो इसका मतलब है हमें 7.5% की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी चाहिए। तो जब हम 7.5% यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल है तो क्विकली इसको कैलकुलेट करें। शाबाश, कैलकुलेटर रखे हुए साथ? जी सर। हाँ हरी अब शाबाश, ये क्विकली जरा कैलकुलेशंस में आएंगे तो थोड़ा सा आपको क्विकली समझ आएगी। 0.075 करते हैं तो ये 6 अब लाख 60,000, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 60,000। 8 लाख टोटल इक्विटी है, उसका 7.5% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट कितना बन जाएगी 60,000। तो इसका मतलब है हमारे पास जो कैश अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पर देखें तो वो 60,000 हमने इसलिए ही कलेक्ट किया था
कि 30,000 के हमने XYZ के शेयर्स बेचे, 30,000 का डेट ले लिया, तो टोटल कैश अवेलेबल हो गया 60,000, जो कि हमें सेम जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वहाँ पे हमने बनानी है जो ABC अनलिवर्ड फर्म, तो ये सेम अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम फर्दर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डिविडेंड इनकम इन ABC कंपनी, जो कि एक अनलिवर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो अर्निंग्स हैं वो है 95,000 जो EBIT, क्योंकि हमने यही कहा था ना कि सेम है। देखिए मैं अगेन आपको ये समझा रहा हूँ, 95,000 हमारे पास क्या है, EBIT है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट 0 है क्योंकि 100% इक्विटी है, टैक्स वो भी नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी जो नेट इनकम होगी वो सारी की सारी यही रहेगी 95,000। ठीक है। अब हमने ये एजम्पशन ऑलरेडी ली हुई है कि जितना भी अर्निंग्स हैं वो डिविडेंड के तौर पर चली जाती हैं, तो इसका मतलब ABC कंपनी अपनी सारी नेट इनकम डिविडेंड के तौर पर दे देगी। तो फिर मिस्टर रिचर्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो 7.5% है। ठीक है। तो मिस्टर रिचर्ड को डिविडेंड यहाँ से कितना मिलेगा, 95,000 टोटल अर्निंग्स या टोटल डिविडेंड है, इसमें से 7.5% डिविडेंड किसको मिलेगा, मिस्टर रिचर्ड को। कैलकुलेट इट, 95,000 into 0.075, that is 7,125। ठीक है, ये उसकी है डिविडेंड इनकम। अब देखो हमने अभी बात की थी कि जो XYZ कंपनी में उसकी करंट अर्निंग्स थी वो क्या थी, 4,125, ये देखें। लेकिन वो ABC में जब गैर इन्वेस्टमेंट उसने की है तो वहाँ पे उसकी फिलहाल अर्निंग्स कितनी बन रही है, 7,125। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि उसने अपना इंटरेस्ट पे करना है जो पर्सनल लोन पे लिया हुआ था, लेस इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट इज 3,000। ये जब हम माइनस करेंगे तो इसके पास इस कंपनी के थ्रू भी जो टोटल रिटर्न इसके हाथ में आएगा वो सेम अगेन 4,125। तो ये था जी होममेड लिवरेज के थ्रू। और दूसरा इसको आप ये भी कर सकते हैं, अगेन इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, ये देखें अगेन इसका ये भी प्रूफ है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखें दो चीज़ें चाहिए, एक रिटर्न चाहिए और इक्विटी चाहिए। अभी उसका रिटर्न कितना है, यहाँ पर अभी हमने किया ABC में 4,125 जो इक्विटी का रिटर्न है, ये तो टोटल रिटर्न है ना उसका, लेकिन डेट का निकाल के पोर्शन उसके पास इक्विटी का रिटर्न 4,125, और उसकी जो इक्विटी है ABC कंपनी में वो कितना है, 30,000। ठीक है, क्योंकि 60,000 जो टोटल था तो उसके पास 30,000 क्या था, डेट, और 30,000 इक्विटी। अगर वो हम निकाल दें तो अगर आप इसे परसेंटेज टर्म में अगेन कैलकुलेट करें तो ये आपके पास फिर से 13.75% आ जाएगा, जो ऑलरेडी वो एक लिवर्ड फर्म में ले रहा था। होपफुली आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। देखें यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते। जब बात कर रहे थे तो सबसे पहले तो ये KE अनलिवर्ड और K नॉट ये कैसे इक्वल होते हैं ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और आपने इसको चेक कर लिया प्रॉपरली कि किस तरीके से हमारी ये कंफ्यूजन यहाँ पे ख़त्म हो गई। और उसके बाद ये जो हमने KE लिवर्ड फॉर्म का कैलकुलेट किया जो XYZ कंपनी है, तो यहाँ पे ये भी जहन में रखिएगा कि हमारे पास ये जो फार्मूला है बेसिकली ये वाला, तो ये हमें MM ने प्रोवाइड किया है, कि गाइडेंस जो है उनकी प्रोपोजिशन 2 है ये।
ये अभी हमने इसको पढ़ना है, पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो मैंने अभी इसको लिख दिया। इसकी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम इस फार्मूला को आंसर करते हैं ताकि हमारे पास जो के ई है एक लिवर्ड फॉर्म का कैलकुलेट हो जाए। 0.1188 प्लस, अब आप पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, क्या आंसर आता है ब्रैकेट्स में, और फिर यहाँ पे ये बेसिकली 1 ही हो जाएगा, तो आप माइनस करके फिर इसका आंसर से मल्टीप्लाई करें, तो देखें क्या आपके पास आंसर आता है। 0.1188 माइनस 0.10, तो ये है 0.0188 को सम अप कर लेते हैं, प्लस 0.1188, it becomes 13.76%। ये आपके पास एक के ई ऑफ एनी लिवर्ड फॉर्म जो XYZ हमारे पास कंपनी थी, ठीक है जी। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर थर्ड जो है वो सॉल्व होगी। व्हाट इज द कास्ट ऑफ इक्विटी फॉर ABC एंड व्हाट इज इट फॉर XYZ। देन लास्ट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द WACC फॉर ABC एंड फॉर XYZ, व्हाट प्रिंसिपल हैव यू इलस्ट्रेटेड। WACC कैलकुलेट करना है ABC कंपनी का भी और XYZ का भी, और प्रिंसिपल भी बताना है कि किस किस प्रिंसिपल के थ्रू आपने इसको कैलकुलेट किया। तो ओवरऑल हमने कैलकुलेट क्या करना है, WACC फॉर लिवर्ड एंड अनलिवर्ड फॉर्म। रिक्वायरमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ WACC, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी WACC ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म, जो कि ABC कंपनी है, और यहाँ पे WACC ऑफ लिवर्ड फॉर्म जो कि XYZ कंपनी है। तो वन बाय वन हम दोनों को देख लेते हैं। अब देखें कि जो हमारे पास WACC का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। WACC का जो हमारे पास फार्मूला होता है, चलो मैं इसको ज़रा सिंपल वर्ड्स में पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ ये क्लियर हो जाए। हम यहाँ लिखते हैं जी के ई कास्ट ऑफ इक्विटी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास है वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। ये बेसिकली इसको ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने लिखा क्या है, बेसिकली वेट ऑफ इक्विटी, यानी कितना पोर्शन जो है वो इक्विटी का है, WE हमने लिखा है वेट ऑफ इक्विटी। फिर प्लस हम यहाँ लिखते हैं KD कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टैक्स अगर होता है तो, लेकिन फार्मूला में ये पाया जाता है। और यहाँ पे फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो ये अगेन हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है, यानी वेट ऑफ डेट को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। अब अनलिवर्ड फर्म में जैसे कि हमने देखा डेट का तो कोई इस्तेमाल है ही नहीं, डेट का कोई इस्तेमाल है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर तो डेट इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो हमारे पास क्या है, 100% इक्विटी है। यानी इस तरह के अगर हम अभी बात करें तो वैल्यू ऑफ जो इक्विटी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट 100% है, तो मैं इसको 100% लिख लूँ या 1 लिख लूँ, ये मेरे पास वेट ऑफ इक्विटी है। और कास्ट ऑफ इक्विटी हमने अभी पहले फाइंड की है जो कि हमारे पास मौजूद थी 0.1188। तो देखें आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि जो WACC है हमारे पास फॉर ABC कंपनी वो क्या हुआ 11.88%, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, के नॉट भी कह सकते हैं इस फॉर्म का, और इस फॉर्म का R नॉट भी कह सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने यहाँ यूज़ की। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो WACC का फार्मूला है
हमने किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया। समटाइम्स आपकी बुक्स में या आपने अपने किसी प्रीवियस कोर्स में इसको ऐसे भी पढ़ा हो सकता है वैक के फार्मूला को, के ई वेट ऑफ इक्विटी प्लस के डी 1 - t इंटू वेट ऑफ डेट, इसी तरीके से प्लस प्रेफर्ड स्टॉक है तो वो आ जाएगा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सेम प्रोपोर्शन वही हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है जी वैक फॉर लिवर्ड फॉर्म XYZ जो है हमारे पास वैक ऑफ लिवर्ड फॉर्म यानी जो XYZ थी, तो यहाँ पर हम अभी देखते हैं सेम यही रेशो। अब देखो के ई हमारे पास जो हमने अभी कैलकुलेट भी किया है वो हमारे पास कितना है, ये देखें के ई फॉर लिवर्ड फॉर्म, लिवर्ड फॉर्म का के ई है 13.76। तो आप जरा गौर से देखें, यही फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के डी 1 - t एंड वेट ऑफ डेट। तो के ई हमने अभी कैलकुलेट किया है लिवर्ड फर्म का, ये हो गया। वेट ऑफ इक्विटी इसके अंदर क्या थी, रेशो 50-50 थी, यानी 4 लाख हमारे पास डेट है और 4 लाख इक्विटी है, यही रेशो थी ना हमारे पास। तो इसका मतलब है इसका वेट कितना है 50, ठीक हो गया। अब प्लस के डी कास्ट ऑफ डेट जो थी 10% है 0.10, और टैक्स का ये फैक्टर जो है यहाँ पे है ही नहीं यहाँ पे, तो वेट ऑफ डेट भी कितना है 0.50। इन दिस वे जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या आंसर आता है देखते हैं, 0.1376 मल्टीप्लाइड बाय 0.50, तो ये हमारे पास बन जाता है जी 0.0688 एंड प्लस जब हम इसको सॉल्व करते हैं 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.50, दिस इज 0.05। तो जब हमने इसको प्लस किया तो अगेन हमारे पास वैक ऑफ लिवर्ड फर्म आ जाएगा, दैट इज 0.0688 प्लस 0.05 एंड दिस इज 11.88% फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें, जो लिवर्ड फर्म है उसका भी वैक 11.88% और जो अनलिवर्ड फर्म है उसका भी पॉइंट जो वैक है वो 11.88%। अगेन मैं आपको ये याद दिलाता जाऊँ, जो डेट है, डेट का फीचर अगर आप अपनी फर्म में डेट को यूज करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ जाती है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट पॉजिटिव होता है डेट का। अगेन मैं इसको फिर कंट्रास्ट में क्या करूं, जो हमने एमएम की प्रोपोजिशन पढ़ी है कि डेट के बढ़ने से जो रेट ऑफ इक्विटी है, कास्ट ऑफ इक्विटी है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पास जो बेनिफिट ऑफ डेट है वो कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा वैक कांस्टेंट रहता है। ये जो हमने डायग्राम बनाया था, हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारा जो डेट है, डेट का जो रेट है वो सेम रहेगा, यानी के डी हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है, चाहे जो भी लेवल ऑफ डेट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैक है और के ई है, के ई क्या करेगा, हमारा स्ट्रेट लाइन यानी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन की बजाय बढ़ता जाएगा। क्यों, ये क्यों बढ़ा है के ई, ड्यू टू यूज ऑफ मैक्सिमम डेट, यानी हम डेट इस्तेमाल करते गए तो के ई वालों ने कहा जी हमारा रिस्क बढ़ रहा है, तो ये रिस्क बढ़ गया। तो जो डेट का बेनिफिट हमें हो रहा था वो के ई के बढ़ने की वजह से ऑफसेट हो गया। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारा जो के नॉट है यानी वैक है वो सेम रहा, चाहे हम डेट यूज करें या डेट यूज ना करें। तो इन दिस वे ये जो है ना हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया, राइट जी। तो यहाँ पर ये हमारा जो आज का क्वेश्चन था कंप्लीट होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप फर्दर पूछ सकते हैं। सर ये आप दोबारा से बता दें कि When there are no corporate taxes, the cost of
कैपिटल कास्ट ऑफ कैपिटल, यानी जिसे हम वैक बोल रहे हैं, फॉर द फर्म is unaffected by the capital structure. By the capital structure. And this is proposition 1 without taxes. या अगर आप किसी बुक को मुताला करें या आप कहीं पर देखें जो प्रोपोजिशन 1 जो है विदाउट टैक्सेस, क्योंकि आप देखें हमने अपने पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्सेस को पॉजिटिवली नहीं लिया, जीरो लिया है, ठीक है, कि टैक्स है ही नहीं, नो टैक्स है, टैक्स फ्री वर्ड है। तो फिर प्रोपोजिशन जो 1 है विदाउट टैक्सेस वो ये प्रूव करती है कि आपका जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो इररेलेवेंट होगा, आपकी जो वैक है वो सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इसको प्रूव कर दिया आपके सामने। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मैं आपको करा देता हूँ अभी, क्योंकि ये कोई इतना लेंथ ही नहीं है। सर ये जो पीछे हमने अभी क्वेश्चन किया इसमें मेंशन था कि एबीसी कंपनी को लिवरेज लिवर्ड फॉर्म है और जो एक्सवाईजी वन लिवर्ड फॉर्म है, क्वेश्चन मेंशन था। जी जी, ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है एबीसी कंपनी एंड एक्सवाईजी आर आइडेंटिकल फर्म इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। एबीसी इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड विद 800,000। ऑल इक्विटी, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पाई जाती है, ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गया ये पॉइंट। और जो XYZ है इसमें क्या है, वो क्या यूज करे, यूजेस बोथ स्टॉक एंड डेट, और डेट कौन सा है, परपेचुअल। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें आप देख लें, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन ये आ भी सकते हैं अगर इनको दोनों को इकट्ठा कर लें तो, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट से यही भी अटेम्प्ट नहीं हो पाता। Question number 10 and 11. Naina Corporation uses no debt. The weighted average cost of capital is 11%. If the current market value of the equity is 43 million and there are no taxes, what is EBIT? पहली रिक्वायरमेंट क्या है, EBIT क्या है जी हमारे पास। डाटा हमें कौन कौन सा गिवन है, वैक गिवन है जी, ये हमारे पास वैक गिवन है, जो डाटा हमारे पास गिवन है मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। The weighted average cost of capital is 11%। अब फर्म जो है ये ध्यान में रखिएगा, देखिए ये हिंट्स हैं, फिर आप कहते हैं ना क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन की समझ नहीं आती। हैज नो डेट, अब जो डेट फ्री फॉर्म है, यानी हमारे पास जो एन कॉर्पोरेशन है, ये हमारे पास क्या है जी, अनलीवर्ड फर्म है, इसका मतलब है यहाँ पे डेट है ही नहीं। तो अगर इसमें वैक यानी कास्ट ऑफ कैपिटल 11% है, तो इसका मतलब है हमारा कास्ट ऑफ इक्विटी भी यही होगा, क्योंकि है ही इक्विटी इसमें 100%। तो जो वैक है वो किसके बराबर है, के ई के। और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये भी उन्होंने बता दी $43 मिलियन। तो फाइंड क्या करना है, EBIT करना है। अब ये ध्यान में रखें, EBIT हो, नेट इनकम हो, ठीक है, या डिविडेंड हो, ये क्या होगा, अब सेम होंगे। अब देखो ये आपका सारा IQ यहाँ पे यूज होना है, सेम होना है। अब आप अपने पास जो फार्मूलाज मैंने आपको कल लिखवा दिए थे, तो उसमें देखें KE का आपके पास एक फार्मूला लिखा हुआ होगा। KE का क्या फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, देखें, या वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फार्मूला लिखा हुआ है, कोई इनमें से देख लें। वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फार्मूला होगा, डिविडेंड ओवर KE, ठीक है। और KE का लिखा जाए तो इसमें क्या लिखा होगा, डिविडेंड ओवर
वैल्यू ऑफ इक्विटी। इनमें से यानी आप कोई भी यूज़ कर लें तो आप क्या कर सकते हैं, EBIT को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सपोज वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज 43 मिलियन। ठीक है, 43 में लिख रहा हूँ। और डिविडेंड जो है यानी हमारे पास EBIT है, डिविडेंड बेसिकली। ये देखें, EBIT इज इक्वल टू नेट इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड, कोई भी नाम ले लें, divided by K is given, that is 0.1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू ऑफ EBIT सामने आ जाए। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास आंसर आता है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 0.43 मिलियन, तो ये आपके पास है जी 47,30,000। ठीक है जी, तो ये आपने EBIT कैलकुलेट कर लिया विदाउट एनी हेजिटेशन, लेकिन बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स अगेन। उसके बाद सपोज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। पहले टैक्स नहीं थे, यहाँ पर देखें देयर आर नो टैक्सेस। अब अगर टैक्सेस आ जाए, सपोज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%, व्हाट इज EBIT इन दिस केस, व्हाट इज द वैक, एक्सप्लेन। अच्छा जी, अब ये रिक्वायरमेंट 2, तो यहाँ पे हमने अब अगेन फाइंड करना है EBIT को। तो फार्मूला हमारा वही होगा अगेन, क्योंकि ये अनलिवर्ड फॉर्म है, तो हम इसको इस तरह से मेंशन कर देते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड, कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही बात है, और ये KE। ठीक है, अब हमारे पास जो EBIT है ना, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टैक्स आ गया है, तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा अब हमें मोल्ड करना होगा। पहले तो ये था कि जितनी EBIT है, जितनी वो इज इक्वल टू नेट इनकम है, और नेट इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा बात को, क्योंकि टैक्स अब हमने देना है। ठीक है, तो अब हम उसे किस तरीके से लिखेंगे, EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है, ये फिगर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्दर KE जो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगी। ठीक है, EBIT 1 माइनस टैक्स। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है, देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो भी फिगर होगा उसमें से इंटरेस्ट क्योंकि है नहीं, ओवरऑल इक्विटी फर्म है, तो सेम यही अमाउंट आ जाएगी। अब ये अमाउंट हमारे पास क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये है जी 100%। अब टैक्स की जो परसेंटेज है वो है 35%, तो इसका मतलब है जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो क्या होगी, 65% होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जो EBIT लिखा है उसको 1 माइनस टी यानी 1 माइनस टैक्स माइनस करेंगे तो डायरेक्टली 65% आ जाएगा। तो हम यहाँ पे यही कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो है हमारे पास 43, और EBIT ऐसा समझ लीजिए हमने फाइंड करना है, ये x हो गया, और 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी जो है वो 0.35 यानी 35%, और KE जो है वो हमारे पास क्या है, 0.11। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो देखिए इसको x इसको माइनस करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 0.65 इज इक्वल टू, और ये हमने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो जैसे यहाँ पे किया था, तो ये हमारे पास अमाउंट क्या होगी, 47,30,000। तो एक्स फाइंड करना है, तो इधर से 0.65 से डिवाइड हो जाएगा, और इधर से भी 0.65 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स जो है बेसिकली वो क्या है, EBIT है, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 7276,923।
7,276,923। ये जी आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 का। ये क्वेश्चन वैसे आपकी बुक में अलग अलग से बने हुए हैं, मैंने ये रिक्वायरमेंट इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं था, जस्ट कंसेप्चुअल था, तो मैंने इनको दोनों को कंबाइन करके आपके सामने ये सॉल्व कर दिया। होपफुली आपको क्लियर हो गया। ये फर्दर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हैं।